हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। यूपीएचएससी का जो आपका पेपर हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का, उसके क्वेश्चन पेपर का हम दे रहे थे आपको आंसर और एक्सप्लेनेशन। 2 पार्ट इसके हो चुके थे। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 से लेके और बाकी के जितने हो पाएंगे इस वीडियो में। शॉर्ट वीडियोस रखूंगा और लास्ट वाला पार्ट अगले में बनाऊंगा। ये है 71, विच फॉर्म ऑफ डीएनए हैज़ लेफ्ट हैंडेड हेलिकल कॉइलिंग। तो आप जानते हैं डीएनए के अलग अलग फॉर्म होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। और वहीं पे जो ए और बी डीएनए होता है, ये दोनों राइट हैंडेड इनका हेलिकल कॉइलिंग होता है। वहीं जो जेड डीएनए होता है, ये इसका क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होता है, जो कि क्वेश्चन में आपका पूछा है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। मेथिल मीथेन सल्फोनेट कॉमनली यूज फॉर इंड्यूसिंग क्रोमोसोम एब्रेशन सीजर। अब ये जो मीथेन सल्फोनेट है, एमएमएस बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, कह रहा है ये क्रोमोसोम एब्रेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये क्या है, किस टाइप के क्रोमोसोम एब्रेशन? तो कई सारे टाइप के एजेंट्स के हम यूज़ करके कर सकते हैं, जैसे एल्किलेटिंग एजेंट, बेस एनालॉग, हाइड्रोलॉक्सी एजेंट्स, डीएमिनेटिंग एजेंट, इंटरकैनेटिक एजेंट्स। तो ये जो आपका एमएमएस है, ये आपका आता है एल्किलेटिंग एजेंट्स में, जैसे डाई 2-क्लोरोएथिल सल्फाइड हुआ, एथिल मेथिल सल्फोनेट हुआ, एथिल एथीन सल्फोनेट हुआ, ये सब एल्किलेटिंग एजेंट में आते हैं। तो बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। बोला है मिनी सैटेलाइट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये नोट करना चाहिए, ये शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट साइज के होते हैं, ठीक है, कुछ ही बेस पेयर के होते हैं, मान लीजिए जैसे 10 से 60। लेकिन उसके साथ साथ ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं, ये खास बात है यहाँ पे, और भी कि वो नॉन कोडिंग होते हैं, ठीक है, नॉन कोडिंग। तो इन सारे फीचर्स को आप देखेंगे तो बी वाले ऑप्शन में है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। एपिगियल जर्मिनेशन किस में पाया जाता है? 2 टर्म्स हैं, एपिगियल एंड हाइपोगियल। एपिगियल में क्या होता है, ऐसे प्लांट्स के सीड्स वगैरह आते हैं जो जर्मिनेट करने के बाद जो उनका कॉटिलिडन है, प्राइमरी जिसे आप लीफ कह सकते हैं, वो जमीन के बाहर जो है आपको दिखेगा। जैसे नीम, सबसे कॉमन प्लांट नीम हुआ, जब उसका सीड ग्रो करेगा तो उसका जो कॉटिलिडन, जो प्राइमरी लीव्स होते हैं, वो आपको बाहर दिखता है, ठीक है। वैसे ही बीन्स में ये आपको एपिगियल जर्मिनेशन मिलेगा। और यहाँ पे उसके साथ कॉम्बिनेशन में साइकस और पाइनस में भी ऐसे सब सारी चीज़ें रहती हैं। तो साइकस में क्या होता है, हाइपोगियल जर्मिनेशन होता है, वहीं पाइन के सीड्स में ये एपिगियल जर्मिनेशन होता है। तो बीन और पाइन सीड्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं हम। द लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में लिंक क्या करता है? तो आप देखेंगे ग्लाइकोलिसिस से 2 पायरुवेट बनता है, पायरुवेट फिर कन्वर्ट होता है एस्टिल कोएंजाइम में, और एस्टिल कोएंजाइम ही वो आप कह लीजिए मॉलिक्यूल है जो क्रेब साइकिल के लिए जाता है। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल को कनेक्ट करने वाला जो आपका यहाँ पे मॉलिक्यूल है, वो एस्टिल कोएंजाइम होगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। इन कैम प्लांट्स द रेशियो ऑफ CO2 टू ATP इज। देखिए अब कितना CO2 आप कह लीजिए फिक्स करने में, मतलब एक CO2, तो एक CO2 को फिक्स करने में कितना ATP लगता है, ये आपको अनुपात बताना था, ठीक है। तो अगर C3 प्लांट्स की बात करें तो C3 प्लांट्स में ये रेशियो होता है 1:3। C4 और कैम प्लांट्स में ये रेशियो 1:5 होता है। दैट मीन्स एक CO2 फिक्स होने पे आपका वहां पे 5 ATP लगता है, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। द सबस्ट्रेट फॉर फॉस्फोरिलेशन इज फोटो रेस्पिरेशन। एक्चुअली फोटो रेस्पिरेशन के लिए सबस्ट्रेट क्या होता है? तो देखिए फोटो रेस्पिरेशन के लिए सबस्ट्रेट करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, ग्लाइकोलेट। और इसका एक और नाम है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ग्लाइकोलिक एसिड, ऐसे ग्लाइकोलेट भी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ नाइट्रेट रिडक्टेज एज अ प्रोस्टेटिक ग्रुप। कि नाइट्रेट रिडक्टेज एक एंजाइम है, ठीक है। अब ये इसमें कई सारे प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकते हैं, उनमें से पूछा इनमें से कौन सा नहीं है। तो जो नाइट्रेट रिडक्टेज का आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो FAD होता है, मोलिब्डेनम भी होता है, हीम भी होता है वहाँ पे, पर NAD वहाँ पे नहीं पाया जाता है। इसीलिए यही आपका NAD जो है यही करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये एसोसिएटेड नहीं रहता है नाइट्रेट रिडक्टेज से। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिकर्सर ऑफ एथिलीन?
एक एथिलीन जो आपका प्लांट हार्मोन है, इसका प्रिकर्सर कौन होता है, कौन सा यहाँ पे एमिनो एसिड है। तो आप देखेंगे एथिलीन जो है आपका 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ACC, ये डायरेक्ट प्रिकर्सर होता है प्लांट हार्मोन क्या आपका एथिलीन है, और ये एक टाइप का मेथियोनिन है। अब जो आपका ACC है ये सिंथेसाइज होता है S एडेनोसिल L मेथियोनिन से, जिसे आप कॉमनली सैम बोलते हैं। तो ये मेथियोनिन से इसका रिलेशन है, मेथियोनिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस लैंग लैंग ऑयल। ये जो आपका लैंग लैंग ऑयल है पूछा यहाँ पे कौन सा प्लांट से ये प्रोड्यूस होता है, तो ये क्वेश्चन इकोनॉमिक बॉटनी से था, और ये जो इसके लिए एक प्लांट है ये आपका कैनेनिया ओडोराटा, ये ही से ये ऑयल निकलता है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। इन मॉस स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन, कह रहा है मॉसेस में स्टोमेट, पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन में गलत इसने स्टोमेटो लिखा है, स्टोमाटा होना चाहिए। तो मॉस स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीव्स में, एपोफाइसिस में, स्टोमेटा थीका में। देखिए थीका अपर पोर्शन होता है, लोअर पोर्शन एपोफाइसिस होता है, और जो मॉस में स्टोमेटा होता है वो जनरली आपको एपोफाइसिस वाले रीजन में ही देखने को मिलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। ड्यूरिंग टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस द रिलीज फैक्टर RF3 रिकॉग्नाइजेस। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो रिलीज फैक्टर्स होते हैं वो आप देखेंगे, जैसे बैक्टीरिया में दे हैव टिपिकली 3 टाइप्स ऑफ रिलीज फैक्टर, RF1, RF2 एंड RF3। RF1 और जो RF2 होता है ये स्टॉप कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, वहीं जो RF3 होता है ये हेल्प करता है, ये जो आपका RF1 है और RF2 है इसको राइबोसोम से रिलीज करने में हेल्प करता है। तो ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है स्टॉप कोडॉन्स को, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। इन C4 प्लांट्स विच एंजाइम फिक्सेस CO2 इन बंडल सीड सेल। देखिए यहाँ पे दो वो है कि CO2 जो है उसका फिक्सेशन एक तो बंडल सीड सेल में होता है और एक कहाँ पे होता है, मेसोफिल सेल में। अब यहाँ पे जो C4 प्लांट है जो प्राइमरी फिक्सेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पेप कार्बोक्सिलेज, जो आपका मेसोफिल सेल में होता है। वहीं बंडल सीड सेल में कैल्विन साइकिल चलता है, तो वहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो क्या है आपका, रुबिस्को है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन दैट मीन्स जो हम NADH और FADH का यूज़ करते हैं ATP जनरेशन के लिए, वो जिसको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होता है। क्वेश्चन नंबर 85 पे हम आते हैं। पूछा है आपसे RQ क्या होता है अपंशिया का, रेस्पिरेटरी क्वोशंट जिसे बोला जाता है। रेस्पिरेटरी क्वोशंट का फॉर्मूला क्या होता है, O2 रिलीज एंड ऑक्सीजन कंज्यूम। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका ये अपुंशिया प्लांट है, अपुंशिया में जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट होता है ये 0 होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया RQ का, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब। अपुंशिया आपका एक सक्लेंट प्लांट है। अब सक्लेंट प्लांट जो होते हैं स्टोमेटा अपना रात में खोलते हैं और अपना जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं टेम्परली एक ऑर्गेनिक एसिड के रूप में, जैसे कि ऑक्सैलोएस्टिक एसिड हो गया या मैलेट हो गया। डे के टाइम पे स्टोमेटा इनका क्लोज रहता है और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो डीकार्बोक्सिलेट होके रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका हम यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फोटोसिंथेसिस में रिलीज नहीं होता है, इसीलिए जो RQ होता है अपुंशिया में वो होता है 0। तो ये था आपका पार्ट नंबर 3 जहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 71 से 85 तक का करा दिया। नेक्स्ट पार्ट में इसके हम क्वेश्चन नंबर 86 से लेके 100 तक का करा देंगे। नेक्स्ट ही वीडियो है, जल्दी इसको अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। देख रहे रहिए आप अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।